बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सोशल साइकोलॉजी। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि सोशल मीन्स कि हम अपनी जिन लोगों से अपनी इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनसे रिलेटेड सोशल साइकोलॉजी की हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, इसका स्कोप क्या है हमारी इन्वायरमेंट में और इसके कुछ पर्सपेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन आती है सोशल साइकोलॉजी की। सोशल साइकोलॉजी को जो वैसे अगर हम सोशल इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें हमारी डेली बेसिस पे हम जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं मिलते हैं वो सारे हमारे सोशल ग्रुप में लोग आ जाते हैं। लेकिन सोशल साइकोलॉजी एक बेसिक फील्ड है जिसमें हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं कि एक इंसान किस तरह सोचता है, किस तरह महसूस करता है, किस तरह बिहेव करता है अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर वो रह रहा होता है उन लोगों के साथ। इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करते हैं जिसकी मदद से साइंटिफिक मेथड्स जो हमें साइकोलॉजी में दिए जाते हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कि हम किसी को ऑब्जर्व भी करते हैं तो एक सिस्टम के थ्रू एक सिस्टम में रह के उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम पार्टिसिपेंट्स के साथ उनकी तरह ही बिहेव करके उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो ये एक हम सिस्टम के थ्रू ऑब्जर्वेशन लगा रहे होते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन के हम उनको डिस्क्राइब किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है। जब हमने इसको डिस्क्राइब करना है तो हमने ये नहीं कहना कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा है। हमने इसको एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल साइकोलॉजी में कुछ मॉडल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी पर्सनैलिटी को, विद सम सॉलिड रीजन, विद सम बैकग्राउंड थेरी एंड मेजरमेंट टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडीशन। और हम उसकी ह्यूमन की उस टाइम वो कंडीशन क्या, किस जिस टाइम हम उसको स्टडी कर रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है, वो क्या फील कर रहा है, उसको हम मैयर किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम असेसमेंट में डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं, इसी तरह सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी जाकर हम उन पर वो असेसमेंट टेक्निक्स लगा के उनको असेस कर सकते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये वाइड वैरायटी ऑफ एटीट्यूड्स को स्टडी इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी कि हमारे रवैये बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हर इंसान का रवैया दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, तो ये हर कॉन्टेक्स्ट में यानी कि हर सिचुएशन में हर इंसान के रवैये को मुख्तलिफ तरीके से असेस करता है। जैसे कि हर इंडिविजुअल का एटीट्यूड एक पार्टिकुलर ग्रुप की तरफ और हो सकता है। हर इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है उसके जो ग्रुप में बाकी मेंबर्स रहते हैं, जैसे इफेक्टेड बाय देयर पीयर्स का मतलब है कि जो उसके ग्रुप में उसके साथ दोस्त रहते हैं, जो उसके इन्वायरमेंट में उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उनके एटीट्यूड से उसके मूड पे क्या इफेक्ट आ रहा है और उसके मूड से उनके एटीट्यूड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम उनको स्टडी कर सकते हैं। सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि हम सिंपल सोशियोलॉजी की अगर मीनिंग लें तो उसका ये मतलब होता है कि हम लोगों को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेशनैलिटी, कि वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, अमेरिकन है, जो भी हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेस कि उनकी ज़ात क्या है। कुछ लोगों को हम इस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, हम कुछ लोगों को सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं, और बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसपे हम लोगों को क्लासीफाई करते हैं कि मिडल स्टैंडर्ड है, लोअर स्टैंडर्ड है, हायर स्टैंडर्ड है। इवन के कलर की बेसिस पे भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो सोशियोलॉजी में सिंपल हम क्लासीफाई करते हैं लोगों को, जबकि सोशल साइकोलॉजी में हम फोकस करते हैं एक इंसान की साइकी पर। हम देखते सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करते हैं और उसमें वो देखते हैं कि इस ग्रुप में रह के उसका बिहेवियर उस कॉन्टेक्स्ट में यानी कि उस इन्वायरमेंट में रह के इसका बिहेवियर कैसा है, अगर इसका इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाए तो इसका बिहेवियर कैसा है। जैसे कि पाकिस्तानी लोगों का बिहेवियर और है, अमेरिकन का और है, बलोचिस्तान में जो लोग रहते हैं उनका और है, यानी कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लोगों का बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। सोशल साइकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हमारा बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है। सोशल साइकोलॉजी का दूसरी फील्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, उसने कहा समटाइम हम सोशल साइकोलॉजी को दूसरी फील्ड्स ऑफ स्टडी जो है ना उनके साथ कंफ्यूज कर देते हैं। हमें सबसे पहले सोशल साइकोलॉजी में हमें ये क्लियर आउट होना चाहिए कि सोशल साइकोलॉजी दूसरी फील्ड से डिफरेंट किस सेंस में है। बिकॉज है तो साइकोलॉजी ना, तो साइकोलॉजी की सब फील्ड्स आपस में मिलती जुलती हैं, यानी कि इसमें हम इंसान की साइकी से डील करते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, सोशल साइकोलॉजी में हम डिफरेंट एरियाज़ को स्टडी करेंगे, सोशियोलॉजी को भी, क्लिनिकल साइकोलॉजी को, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को, कोग्निटिव साइकोलॉजी को। लेकिन इसमें हमारा इंपॉर्टेंट फ़र्क क्या है कि हमने देखना है कि सोशल साइकोलॉजी से इन जो ये सारी पांचों फील्ड्स हैं ना, या और जितनी भी फील्ड्स हैं, इनका क्या फ़र्क है आपस में। इनका थोड़ा बहुत गैप है आपस में, एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना। सोशल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया कि सोशियोलॉजी में हम क्लासीफाई करते हैं लोगों को, इसमें हम ग्रुप लेवल पे लोगों को फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन सोशल साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करते हैं। सोशियोलॉजी में हम ग्रुप्स लेते हैं और क्लासीफाई कर देते हैं कि ये मिडिल स्टैंडर्ड है, लोअर स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड है, या फिर हम कह देते हैं कि ये लोग जो हैं ये
इनकी जेंडर की बेस पे हम क्लासीफाई कर देते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर है, जबकि सोशल साइकोलॉजी में हमारा फोकस सिर्फ एक बंदे पे होता है। सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि रेशियल एटीट्यूड्स, मिडिल क्लास के यूनाइटेड स्टेट के जो एटीट्यूड्स होते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, उनके जो रेशियल एटीट्यूड्स यानी कि उनके ज़ात पात के जो रवैये या निज़ाम होते हैं उनको ट्रैक करते हैं। जबकि सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि अगर इन ग्रुप के जो जो एक ग्रुप के लोग हैं ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं रेसिस्ट वे में, यानी कि ज़ात पात के निज़ाम पर या ज़ात पात की बिना पर जो बिहेव कर रहे हैं, इसमें कौन से स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को कंप्राइज कर रहे हैं, उससे मिलकर वो मान रहे हैं, वो उन फैक्टर्स पे फोकस करते हैं। जबकि सोशियोलॉजिस्ट सिर्फ उनको सिंपल एक क्लास में साइन कर देते हैं, बात खत्म। लेकिन सोशल साइकोलॉजी वाले उस इंडिविजुअल की या उस ग्रुप की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। सोशल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का फोकस ये होता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि उसने पेशेंट पीपल को ट्रीट किस तरह से करना है, जिन लोगों को साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज या डिसऑर्डर्स हैं उनको उसने ट्रीट किस तरह से करना है। सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिसऑर्डर्स पे फोकस नहीं करते, वो ये देखते हैं कि वो बिहेव किस तरह से कर रहा है, वो फील किस तरह से कर रहा है, वो थिंक किस तरह से कर रहा है, और उसकी वो किसी से इन्फ्लुएंस किस तरह से हो रहा है या वो किसी को इन्फ्लुएंस किस तरह से कर रहा है, यानी कि उसकी वजह से किसी दूसरे की शख्सियत पे क्या असर आ रहा है और किसी दूसरे की वजह से उसकी शख्सियत पे क्या असर आ रहा है। सोशल साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ इतना है, उसको ट्रीटमेंट देना, डिसऑर्डर्स डायग्नोस करना, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने सिर्फ उसकी सोशल सेटिंग में, इन्वायरमेंट में उसकी लोगों के साथ कैसा उसका बिहेव है उसको असेस करना है। साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी जो है ये सम होम मैच करती हैं। इसमें हम इंडिविजुअल के थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर्स को असेस करते हैं। जबकि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जो होती है वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि कौन सी ऐसी इंसान की करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स हैं ना जो रिलेटिवली स्टेबल का मतलब है कि जो सालों साल हर सिचुएशन में इसकी सेम ही आ रही हैं, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी ट्रेड्स हैं, जो बाय बर्थ उसको मिली हैं, वो डिफरेंट सिचुएशंस में गुजर कर भी स्टेबल रही हैं। हम पर्सनैलिटी में ये देखते हैं ना कि कौन से ऐसे कंसिस्टेंट पैटर्न्स और बिहेवियर हैं एक इंसान के जो उसके बचपन से लेके अभी तक उसका रवैया वैसे ही चलता आ रहा है। जबकि सोशल साइकोलॉजी में हमने ये देखना होता है कि डिफरेंट जो हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब हम रह रहे होते हैं, सराउंडिंग्स से लोग हमारी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है ना। हर बंदे के जब वो कहीं किसी इन्वायरमेंट में रह रहा होता है तो बहुत से सोशल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। उसकी वजह से हर इंसान की पर्सनैलिटी में डिफरेंट तरीके से चेंज आता है, सबका सेम नहीं आता। सोशल साइकोलॉजी और कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट भी मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, जैसे कि कोई इंसान सोचता कैसे, कोग्निशन मीन थॉट, इनसाइट हमारी, कि हम कैसा सोचते हैं, हम याद कैसे करते हैं, हम किसी चीज़ को रिमेंबर किस तरह से करते हैं, हम रीजनिंग किसी चीज़ की वजूहात किस तरह से पेश करते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट भी कुछ इसी तरह के प्रोसेसेस में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन सोशल साइकोलॉजिस्ट ये सिर्फ मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, लेकिन सोशल साइकोलॉजिस्ट इसका तज्जिया करते हैं, बताते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं क्यों है, वो इस तरह याद क्यों करते हैं, वो सोशल इन्फॉर्मेशन के साथ क्या रीज़न देते हैं, यानी कि उनका जो सोशल बिहेवियर है उसके अंदर अगर कोई ख़राबी है या उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी पे या उनकी सेहत पर या उनकी मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट आ रहा है तो उसे रीज़न करें कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों थिंक करते हैं, उसका रीज़न उसमें वो निकालने की कोशिश करता है, यानी कि ठीक है। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जस्ट उसे स्टडी करता है, लेकिन सोशल साइकोलॉजिस्ट देखता है कि उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है या वो ऐसा सोच रहा है या वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ पर्सपेक्टिव है सोशल साइकोलॉजी में। सबसे पहला पर्सपेक्टिव है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उसने क्या है, वही आर ऑफ कोर्स कि हम सारे, हमें पता है कि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं और हमें ये भी पता है कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि हमारा ब्रेन पे अगर कोई इफेक्ट आ रहा है तो वो हमारी बॉडी पर भी असर आएगा और हमारी बॉडी पर अगर कोई असर आ रहा है तो वो हमारे ब्रेन पर भी इफेक्ट करेगा। अ पार्टिकुलरली एक्साइटिंग रिसेंट डेवलपमेंट, उसने कहा जैसे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या ये सोशल साइकोलॉजी की फील्ड इमर्ज हुई उसमें एक एक्साइटिंग फील्ड डेवलप हुई
उसको सोशल साइकोलॉजी की सब फील्ड कहा जाता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं सोशल न्यूरोसाइंस। सोशल न्यूरोसाइंस का मतलब है द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूरल एंड सोशल प्रोसेसेस, यानी कि अगर हमारी न्यूरॉन्स में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसकी वजह से हमारी जो इन्वायरमेंट के में हम रह के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उस पर भी इफेक्ट आ रहा है। यानी कि हमारी थिंकिंग, अगर हमारे न्यूरॉन डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उससे हमारा थिंकिंग सिस्टम, हमारा फीलिंग बिहेविंग सिस्टम जो है वो भी इफेक्ट हो रहा है। बिकॉज क्योंकि जब हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सिक्रीशन सही तरह से नहीं हो रही होती। आपने स्टडी किया होगा कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम है तो अगर वो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट हो गए हैं तो उसकी वजह से जो हमारे न्यूरॉन्स है वो उनकी जो सिक्रीशन है वो, या जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी सिक्रीशन जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस डिप्रेशन इन बीमारियों की तरफ भी जाते हैं। रिसेंट रिसर्च ने इन्वेस्टिगेट किया है कि वो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी कि उन इश्यूज़ को इंडिविजुअल्स के कि वो क्यों एग्रेसिवली एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू सोशल रिजेक्शन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सोशल रिजेक्शन यानी कि जब उन्हें किसी कहीं से रिजेक्शन मिलती है तो वो अग्रेसिवली बिहेव क्यों करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे उनके न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में क्या चेंज आता है। यानी कि उनके न्यूरो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में जो उनके न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनके वो स्ट्रेस से किस तरह से रिएक्ट करते हैं। यानी कि अब किसी बंदे को कोई रिजेक्ट कर रहा है, सोसाइटी में उसको रिजेक्शन मिल रही है तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसके एंडोक्राइन सिस्टम में, उसका उसकी बॉडी पे या उसकी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। पहली बात तो उसने ये देखनी है कि जेंडर डिफरेंसेस क्या है, कि न्यूरो एंडोक्राइन रिएक्शन जो स्ट्रेस की वजह से हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स की सिक्रीशन होती है वो मेल में अगर ज़्यादा हो रही है या फीमेल्स में हो रही है तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि मेल्स को ज़्यादा उससे इफेक्ट हो रही है पर्सनैलिटी या फीमेल्स की। दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटी इन वेरियस ब्रेन स्ट्रक्चर, और न्यूरो ट्रांसमीटर जो स्ट्रेस की वजह से एक्स्ट्रा एक्सेसिव रिलीज होना है इसकी वजह से जो हमारे बाकी ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि हमारी कैपिलरीज वेन्स या जो भी चीज़ें हैं उनमें उसकी वजह से वो स्ट्रेस हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट हो रहा है, हमारा एमिगडाला इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एमिगडाला हमारी इमोशंस के लिए होता है ना। फिर हम अगर हमारे एमिगडाला को कोई इफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से हम और ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। तो उसने कहा है कि किस तरह से पीपल जो हैं फिर एक ही डिफरेंट रेशियल ग्रुप के पीपल हैं, यानी कि डिफरेंट ग्रुप सोसाइटीज़ के हैं, इन्वायरमेंट के जो लोग हैं वो उस स्टिमुलस पे किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यानी कि स्ट्रेस की ओवर सिक्रेशन हो, स्ट्रेस की वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर की ओवर सिक्रेशन हो रही है तो वो उस सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। और ज़्यादा रिसेंट एडवांसेस हुई तो फिर बिहेवियरल जेनेटिक्स की भी बात हुई, ये भी एक सब फील्ड समझी जाने लगी कि जीन्स का हमारे बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आता है। तो कहते हैं बिकॉज जो हमारी ट्रेड्स होती हैं वो इनहेरिटेड होती हैं। एग्रेशन हमारी इनहेरिटेड ट्रेट है, हैप्पीनेस हमारी इनहेरिटेड ट्रेट है, ट्रस्टवर्थनेस या फिर ऑनेस्टी ये हमारी इनहेरिटेड ट्रेट है जो हमें जेनेटिक्स में हमारे पेरेंट्स से मिलती है या फिर हमारी जीन्स में ट्रांसमिट होकर हमें मिलती है। तो उसने कहा कि इसकी वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है तो हम उसको बिहेवियरल जेनेटिक्स की फील्ड में डालेंगे कि जीन्स का भी हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन में, हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सेकंड इसका पर्सपेक्टिव है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, इसको भी सब फील्ड समझा जाता है सोशल साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें हम एवोल्यूशंस के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके किसी के ह्यूमन बिहेवियर को, किसी ह्यूमन के सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन का मतलब है कि वो बंदा कैसे उसकी वो इस दुनिया में आया, उसके आबाओ अजदाद में क्या चीज़ें खसूसियात पाई जाती थी जो उसमें आ रही हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे अंदर वही करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हों जो हमारे पेरेंट में, समटाइम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स भी हमारे अंदर पाई जाती हैं। तो हमने जब किसी पर्सन के साइकोलॉजिकल इशू को स्टडी करते हैं तो हम उसकी प्रीवियस बैक हिस्ट्री सारी असेस करते हैं। बिकॉज शिज़ोफ्रीनिया जो होता है वो फैमिलीज़ में रन करता है, यानी कि जेनेटिक्स में रन करता है। आपके कहीं ना कहीं किसी दूर के रिश्तेदार को होगा तो आपको भी हो सकता है। तो इस तरह एवोल्यूशन के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करके जब हम ये देखते हैं कि अगर ये बंदा एग्रेसिव है तो इसके फादर एग्रेसिव हैं या इसका ग्रैंड पेरेंट्स कोई एग्रेसिव था जिसकी वजह से वो जीन्स इसमें ट्रांसमिट हुई हैं और ये भी एक एग्रेसिव अब इंडिविजुअल है। इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम सोशल साइकोलॉजिकल इशू कोई भी हो सकता है। इसमें हम जेलसी की एग्जांपल ले रहे हैं कि हम उससे पूछते हैं कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं और हमने इसमें असेस करने हैं कि किस तरह से हमने पता चलाना है कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर्स का मतलब है कि हमारे जो
एंसेस्टर थे ना, यानी कि हमारे आबाओ अजदाद थे, उन्होंने कौन से कुदरती तौर पर ही अपने माहौल में किन चीज़ों पर दबाव महसूस किया। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि कुदरती तौर पर जब वो उस सिचुएशन में रह रहे थे तो उन पर किस किस चीज़ की वजह से उनको प्रेशराइज किया गया, जिसकी वजह से उनमें जेलसी का एलिमेंट आया और अब वो उनकी फैमिलीज में रन कर रहा है। ठीक है ना, जैसे अगर आप किसी की प्रॉपर्टी ले लेते हो और फिर आप अमीर हो जाते हो, आपके बाओजदाद ने ऐसा किया हो, उससे फिर उनके अंदर जो है जेलसी का एलिमेंट आ जाता है। मोस्टली हमारी सोसाइटी में मनी की वजह से ऐसा होता है। तो फिर वो आपकी फैमिलीज में रन करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद आप जब बड़े होते हो तो आप भी, अगर तो वो जिन्होंने इस तरह आपके साथ वो ज्यादती की होती है कि आपकी प्रॉपर्टी लेके और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके पेरेंट्स जो है उन्होंने वो प्रेशर फेस किया होता है, तो वो जेलसी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों में आती है। फिर आपको वो बात पता चलती है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल थेरीज ये बताती हैं कि किस तरह से जेलसी पैदा होती है जेंडर डिफरेंसेस की बेस पर भी। अगर आपकी फैमिलीज में शुरू से फीमेल्स को बुरा समझा जाता है, जैसे कि पहले दौरों में समझा जाता था वुमेन्स को जिंदा दफन कर दिया जाता था और मेल्स को सुपीरियर समझा जाता था और फीमेल्स को इन्फीरियर समझा जाता था, और अभी तक भी आपकी फैमिली में वही चलता आ रहा है और वही सिचुएशनल फैक्टर्स अभी तक आपकी सोसाइटीज या आपकी फैमिलीज में रन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी जेलसी का एलिमेंट जो है ना वो आपके अंदर ट्रिगर करता है, यानी कि और बढ़ता है एंड सो ऑन। और इस तरह अगर इस चीज़ का चेंज नहीं किया जाता है, उस इंसान की साइकी को समझ के असेस करके उसको अंडरस्टैंड करके उसकी अगर काउंसलिंग या उसको थेरेपीज वगैरह नहीं दी जाती, तो ये आपकी एवोल्यूशन में यानी कि जेनेटिक्स में चीज़ शामिल हो जाती है और आगे से आगे जाती जाती है। मेन फोकस एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का जीन्स पे है कि अगर आपके पेरेंट्स में वो जीन्स थी और आपके अंदर वो आ गई हैं तो इसका मतलब है कि आप में वो करेक्टरिस्टिक्स आएंगी ही आएंगी। थर्ड पर्सपेक्टिव है कल्चरल पर्सपेक्टिव के। कल्चर का भी हमारी जो पर्सनैलिटी है ना उसके ऊपर एक बहुत गहरा असर होता है। कल्चर को भी हमारी जो है ना पर्सनैलिटी का ना एक सिस्टम समझा जाता है, जिसमें हम एंड्यूरिंग्स मीनिंग के हम अपनी जो बिलीव्स हैं उनको मीनिंग किस तरह से देते हैं, अपनी हमारी इकदार क्या है, हमारी एजम्पशंस का मतलब है कि हम किसी चीज़ को किस वे में देख रहे हैं, हम कैसे उसका तज्जिया कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जहाँ से हम ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, यानी कि अगर हम किसी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो वो भी हमारी एक इंस्टीट्यूशन है। और प्रैक्टिस शेयर्ड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, और जिन ज़्यादा सारे लोगों के साथ आप मिलते हो, डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हो, उनके साथ काम कर रहे हो, उनकी जो उन्होंने चीज़ें अडोप्ट की हैं वो आप किस तरह से अडोप्ट कर रहे हो और किस तरह वो चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही हैं। कल्चरल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सोशल साइकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि ये चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किस तरह से हो रही हैं, किस तरह से एक इंडिविजुअल किसी चीज़ को परसीव करके उसमें से मीनिंग निकालता है। अब इस दुनिया में रह के इसमें हमने इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्टडी करना है ना पर्सन को, और किस तरह उसके बिलीफ और वो जो नॉर्म्स उसने बनाए हुए हैं, किसी जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने क्या नॉर्म्स बनाए हैं, उनसे वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है और उनको किस तरह से वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम दो तरह की रिसर्चेस करते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें एक है क्रॉस कल्चरल रिसर्च और दूसरी है मल्टी कल्चरल रिसर्च। क्रॉस कल्चरल रिसर्च का मतलब है कि हम डिफरेंट लोगों के कल्चर के जो लोग हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं और उनको कंट्रास्ट कर रहे हैं आपस में उनकी करेक्टरिस्टिक्स को। और मल्टी कल्चरल में हम डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स लेते हैं, जैसे कि अमेरिकन सोसाइटीज़ ले रहे होते हैं, ठीक है, यूके का पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस मल्टी कल्चर का मतलब होता है हम बहुत ज़्यादा कल्चर्स को ले रहे हैं। और क्रॉस कल्चर में हम ये करते हैं कि जो थोड़ी बहुत आपस में कल्चर मैच हो रही होती है ना उनके अंदर हम उनको कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। Jazakallah. Any queries you can ask me in the comment section. More interesting videos you can subscribe my YouTube channel. Jazakallah.